नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट का पेपर जो सितंबर 2026 में प्रस्तावित है, उसके लिए संस्कृत विषय की एक बहुत ही बढ़िया शानदार प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग शिक्षण शास्त्र और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे पेपर में आते रहे और जैसे पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम किम। अब देखिए, जब भी कभी ये नाम किम शब्द आ जाए तो इसका मतलब आप समझिएगा कि तात्पर्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो भाषा अर्जन सामर्थ्य का तात्पर्य क्या है? देखिए, शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पढ़ते समय जो प्रश्न दिमाग लगाने वाले होते हैं, फैक्ट वाले नहीं होते, उनमें पहले चारों ऑप्शंस पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन हटाइएगा। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है व्याकरण से, यानी व्याकरण के नियमानाम मतलब नियमों का कंठस्थीकरण यानी कंठस्थ करना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, तो ये कंठस्थ करने वाला तो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है मानवगत सहज क्षमताया, यानी मानव की सहज क्षमता के कारण भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है, अब इसको आप रोक के रखिए। अगला ऑप्शन भाषा शिक्षणार्थम विद्यालयी वातावरण से आवश्यकता, भाषा शिक्षण विद्यालय के वातावरण की आवश्यकता होती है, बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन जरा रोक के रखिए। अगला है केवलम द्वितीय भाषा अधिगम प्रक्रिया, केवल द्वितीय भाषा का अधिगम, तो भाषा अर्जन का सामर्थ्य केवल द्वितीय भाषा का अधिगम है, ये तो नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें आप दिमाग लगाइए कि हमसे ये नहीं पूछा गया है कि भाषा अर्जन से क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है कि भाषा अर्जन का सामर्थ्य क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य है। तो उससे तात्पर्य यही है कि भाषा के ग्रहण करने की प्रक्रिया जो मानव की सहज क्षमता होती है उसके कारण। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कस्या पद्धत्या, कस्या माने किसकी, पद्धत्या माने पद्धति के अनुसार, प्रथमम नियमा बोध्यन्ते, पहले नियम का बोध हो, तदंतरम उदाहरण दियन्ते, और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो पहले नियम बताए जाए फिर उदाहरण बताए जाए, तो ये किसके अनुसार है? तो ये निगमन पद्धति है दोस्तों। कौन सी पद्धति? निगमन। पहले नियम बताए जाएंगे फिर उदाहरण दिए जाते हैं, और आगमन पद्धति में इसका उल्टा होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश भवति, उत्पादक कौशलों में किसका समावेश होता है? भवति माने होता है, याद रखिए, कस्य का मतलब किसका या किसकी। तो देखिए, अब 4 प्रकार के कौशल हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? पठन, श्रवण, वाचन और लेखन। अब यहां पर बात आती है, इसमें 2 उत्पादक कौशल है, तो उत्पादक कौशल को हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति कौशल, जिनसे हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रवण और पाठन, तो इनसे हम कुछ प्रकट थोड़ी करते हैं, तो ग्रहण करते हैं, तो इनको कहते हैं दोस्तों ग्रहण कौशल। कौन से कौशल है ये? ग्रहण। अब भाषणम लेखनम, तो भाषण लिखते हैं और लेखन भी लिखते ही हैं, तो ये भाषणम और लेखन यही है हमारे दोनों उत्पादक कौशल या अभिव्यक्ति कौशल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रचनावाद सिद्धांत अनुसारम, रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार छात्रा माने छात्र, कीदृशा का मतलब होता है कैसे, भवंती का मतलब होता है होते हैं। तो रचनावाद सिद्धांत के अनुसार छात्र कैसे होते हैं? तो पहला ऑप्शन लिखा है ज्ञानस्य निष्क्रिय उपभोक्ता, क्या ज्ञान के निष्क्रिय उपभोक्ता होते हैं? गलत जवाब हो गया। ज्ञानस्य सक्रिय निर्माता, अब ये सब आप सही हो सकता है, लेकिन पहले और ऑप्शन पढ़िए। केवल शिक्षकस अनुकरण करता रहा, केवल शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रिक्त पात्र सदृशा, खाली बर्तन के समान होते हैं, ये भी नहीं होंगे। तो रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार छात्र ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षणे मौखिक पद्धति मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति, संस्कृत भाषा के शिक्षण में मौखिक पद्धति यानी मौखिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुद्ध उच्चारण सामर्थ्य से विकासा, शुद्ध उच्चारण के सामर्थ्य का विकास। अगला है केवल श्लोक का पाठ, फिर है लेखन कलायाम, लेखन कला की निपुणता, और फिर है व्याकरण से नियम स्मरण, क्या व्याकरण के नियमों को याद करना। तो देखिए, अगर मौखिक पद्धति की बात है तो व्याकरण के नियमों को याद नहीं करना होगा, ऑप्शन डी अलग है। लेखन कला की निपुणता भी नहीं होगी, ऑप्शन सी भी गलत है। केवल श्लोक का पाठ, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही होगा, शुद्ध उच्चारण के सामर्थ्य का विकास। मौखिक पद्धति से शुद्ध उच्चारण के सामर्थ्य का विकास होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है।
अगला प्रश्न है व्यापक पठनस्य मुख्यम उद्देश्यम किम। व्यापक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यापक पठन का मुख्य उद्देश्य शब्दार्थ ज्ञान अन्वेषण, शब्दों के ज्ञान का, शब्द के अर्थ का ज्ञान अन्वेषण, ये तो नहीं होगा। अगला है आनंद अनुभूत्यर्थम सामान्य बोधार्थम च पठनम। तो इसका मतलब है आनंद अनुभूति के साथ सामान्य बोध का अर्थ करना पाठ के, तो यही बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है गंभीर तथ्यानम कंठस्थीकरण, तो ये कंठस्थ तो नहीं करना होगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और अगला लिखा है पाठ्य पुस्तक प्रत्येकम शब्द से विश्लेषण, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक शब्द का विश्लेषण, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कश्चित अध्यापका। देखिए कश्चित का मतलब संस्कृत में होता है कुछ, तो कश्चित अध्यापका छात्रान युग्मेषु कार्यं कर्तुं कथयति। कश्चित का मतलब कोई, तो कोई छात्र, कोई अध्यापक छात्रों को युग्म में यानी कि दो के रूप में, दो के जोड़े में कार्य करने के लिए कहता है। ऐसा गतिविधि का कथ्यते थे, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अब एक बात याद रखिए, देखिए जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सामूहिक कार्यम, तो ये सामूहिक कार्यम दो से ज्यादा लोगों के लिए आप चुनेंगे। अगर ग्रुप में कहा जा रहा है पूरी क्लास या 10-12 बच्चों का एक ग्रुप है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा पारस्परिक वार्तालाप। तो जो ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से ही आंसर हमें चुनना पड़ता है, तो ऑप्शन बी पारस्परिक वार्तालाप। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया इति विकारः केन संबद्ध अस्ति। तो यह विकार किससे संबंध है? तो यह तो आपको पता ही होगा, क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी पठन विकारण। गणितीय विकारण यानी गणित से संबंधित विकार, तो यह है डिसकैलकुलिया। और लेखन विकार क्या है दोस्तों? यह है डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरे मातृभाषाया शिक्षणम किमर्थम का आवश्यकम। किमर्थकम का मतलब होता है क्यों, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है एतेन छात्रा संस्कृता भवन्ति। इससे छात्र जो होते हैं मतलब संस्कृत होते हैं। एतेन छात्रेषु नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवति। यह छात्र के प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक वातावरण का निर्माण करती है, तो सबसे सही ऑप्शन तो यही है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला लिखा केवल व्याकरण सुलभ करेगी, ये तो नहीं होगा, और इससे बुद्धि का विकास नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कश्चित छात्र पठनावसरे अर्थबोधनम कर्तुम न शक्नोति। यानी कोई छात्र पढ़ने के समय अर्थबोध नहीं कर सकता है। तस्य कृते का उपाय उत्तम, तो कौन सा उपाय सही होगा? पहला क्या है तम उच्च पठितुम कर्तव्यम, उससे जोर जोर से पाठ बुलवाना चाहिए, गलत जवाब। संदर्भानुसारम अर्थ अनुमान से अवसर दातव्य, उसे संदर्भ के अनुसार अर्थ अनुमान का अवसर देना चाहिए। अभी रुकिए जरा। अगला है कठिन शब्दान बारंबार लिख, तुम कठिन शब्द बार बार लिखने को कहने चाहिए, इससे तो कोई अर्थ का मतलब ही नहीं है। पाठा त्यज्या, पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा कि उसे अपने हिसाब से संदर्भ के अनुसार अर्थ अनुमान करने का अवसर देना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कवि शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचन रूपम किम। देखिए दोस्तों, कवि कैसा शब्द है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत का मतलब क्या होता है? जो शब्द आखिरी में ई पे एंड होते हैं, यानी कि छोटी ई पे। तो कवि के जैसे एक पुल्लिंग शब्द कौन सा हो सकता है? हरि हो सकता है। तो देखिए कवि की जो पहली लाइन होती है रूप की, वो होती है कवि कवि कवयहा, और हरि की होती है हरि हरि हरया। तो एक रूप अगर आप याद कर लेंगे एक तरीके का, तो उसके तरीके के सारे जैसे आ जाएंगे। अब कवि हो, चाहे हरि हो, चाहे रवि हो, ये सब एक ही जैसे रूप चलेंगे। तो कवि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कवयहा। और दोस्तों शब्द रूपों को याद करने से संबंधित एक यूपी टेट और सुपर टेट संबंधित जो सीरीज है पूरी चल रही है, उसमें संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि पूरा पढ़ाया ही जा रहा है। तो वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको मदद मिलेगी रूप को याद करने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ण कति विधा भवन्ति। वर्ण कति विधा, कति का मतलब कितने, विधा का मतलब प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण द्विविधा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मुख्यतः प्रकार होते हैं? स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यम किम भविष्यति। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कर्मवाच्य में बनाना होता है तो कर्ता की हमेशा तृतीया विभक्ति लिखते हैं। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। तो अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो मैं हो गया कर्ता। तो अहम की तृतीया विभक्ति होती है दोस्तों मया, तो इसमें तो मया है नहीं, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। दूसरा
आपको क्या बताया गया था कि जो क्रिया होती है उसमें एक ही मात्रा वाली क्रिया आती है। जैसे पठामी का पठते लिखा और लिखती का लिखते, तो पठते ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। और पुस्तकम में कर्म है तो पुस्तकम में कुछ नहीं बदला होगा, पुस्तकम का पुस्तकम ही होगा क्योंकि नपुंसक लिंग है। तो मया पुस्तकम पठते ऑप्शन ए सही है। सी वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि पुस्तकम की जगह इन्होंने पुस्तकहा कर दिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय छात्रा पठति विद्यालय पदे का भवक्ति, इसका अर्थ आप समझिए, अनुमान लगाइए क्या होगा। विद्यालय छात्र पठति यानी विद्यालय में छात्र पढ़ता है, तो इसमें क्या आ रहा है? में आ रहा है। अब अगर आपने कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव, संबंध काकी की अधिकरण में पेपर, तो अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक कौन से नंबर पर आता है? सप्तमी विभक्ति, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण स्वरा केन प्रत्याहारेण बोध्यन्ते, केन का मतलब होता है किसके द्वारा, प्रत्याहारेण का मतलब प्रत्याहार के बोध होता है। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों का बोध किसके द्वारा होता है? तो स्वरों का बोध होता है दोस्तों ऑप्शन बी अच के द्वारा, अच प्रत्याहार में। और हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जिन तक की आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कश्चित, फिर कश्चित, तो कश्चित का मतलब कोई, शिक्षक छात्र से भाषा प्रगति विवरणम एकस्मिन् संचिकायाम स्थापयति, कोई शिक्षक छात्र से मतलब छात्र के भाषा प्रगति मतलब भाषा प्रगति के लिए या भाषा प्रगति का विवरण एकस्मिन माने एक संचिकाया स्थापति, एक संचिका, संचिका का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर फाइल से, किससे मतलब है दोस्तों? FILE फाइल, तो एक फाइल स्थापित करता है। तो छात्र की विवरण से संबंधित जो भी फाइल बनाई जाती है उसको कहते हैं ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। यही पूछा गया, एतत् किम उच्यते, इसे क्या कहा जाता है? तो पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है NCF 2005, तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षणम कीदृशम भवेत्, शिक्षण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षिका कक्षायाम एकम गद्यांशम पठति, भाषा शिक्षिका कक्षा में एक गद्यांश पढ़ती हैं, ठीक है। तदंतरम सह छात्रा ने मुख्य बिंदु ने संक्षेपतः लिखितुम कथयति, उसके बाद वो छात्रों को मुख्य बिंदु संक्षेपतः यानी कि संक्षेप में लिखने को कहती हैं, ऐसा पद्धति का। अब संक्षेप में लिखने को कहा गया है तो सही जवाब, अब देखिए श्रुत लेखनम होती इमला जो बोल बोल के लिखाई जाती है, लेकिन यहां पर संक्षेप में लिखने को कहा गया है तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों सही जवाब, सार लेखनम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया शिक्षणे सूक्ष्म अति सूक्ष्म कौशलस्य आवश्यकता कुत्र भवति। देखिए मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी है जिससे आपको समझ में आए, पेपर में इंग्लिश शायद नहीं लिख कर आएगी। तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म कौशलस्य का मतलब होता है फाइन मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी हो तो मैं बता दूं, फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जहां पर छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे उंगलियों का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा लिख रहा है, लेखन सीख रहा है, रंग भर रहा है, चित्र बना रहा है, तो ये सब होती हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो यानी कि लेखन में इसकी आवश्यकता होती है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कश्चित भाषा शिक्षक, कोई भाषा शिक्षक छात्रान कथयति, कथयति का मतलब कहता है, यत, यत का मतलब संस्कृत में की होता है, ठीक याद रखिए, यत की ते स्व अनुभवन मातृभाषाएं लिखन, तो के कि वो अपने स्व अनुभव से अपनी मातृभाषा में लिखें, ठीक है। तथा संस्कृत अनुवादा, तथा का मतलब तब या बाद में, फिर संस्कृत में अनुवाद करें, तो ऐसा पद्धति कम सिद्धांतम पोष्यति, यानी कि शिक्षक ने कहा कि पहले भैया आप अपने अनुभव से अपनी मातृभाषा में कुछ लिखिए, उसके बाद अनुवाद करिए। तो जो बच्चे लिख रहे हैं वो तो उनको पहले से पता हुआ है, यानी वो ज्ञात है, और अनुवाद के नियम बाद में बताएंगे जो आप अनुवाद करना सिखाएंगे। तो ज्ञातम तः ज्ञात तः अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भाषा कौशलानाम शिक्षण कथम भवेत्। अब भाषा के कौशलों का शिक्षण, कथम का मतलब कैसा, भवेत् का मतलब होना चाहिए, भाषा कौशल का शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो देखिए भाषा कौशल वही 4 होते हैं, पठन वाचन श्रवण लेखन। तो यहाँ पर जो रूप होना चाहिए इनका वो एकीकृत रूप होना चाहिए। एकीकृत का मतलब इन चारों को मिलाकर
ऐसा रूप में पढ़ाना चाहिए कि चारों एक दूसरे से अलग अलग मालूम ना पड़े। अगला प्रश्न, यत्र धूमा तत्र अग्नि अस्मिन वाक्ये कति अव्यय पदानि सन्ति। इसमें कितने अव्यय पद हैं? तो अव्यय पद क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक आदि के कारण कभी बदलते नहीं है, कभी नहीं बदलते हैं, वो हमेशा जैसे हैं वैसे ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि और, अब और शब्द लिखा है तो ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही जितने भी शब्द, तो देखिए जितने भी ये जहां वहां जिधर उधर ये सब शब्द होते हैं वो सब अव्यय होते हैं। तो यत्र का मतलब होता है जहां, तत्र का मतलब होता है वहां, तो यत्र और तत्र ही अव्यय है। तो दो अव्यय यानी दो अव्यय प्रयुक्त हुए। कौन कौन से? यत्र और तत्र। अगला प्रश्न, उपरि इति अव्यय पदम विलोम पदम किम अस्ति। उपरि का, उपरि जो अव्यय पद है इसका विलोम पद पूछा गया। उपरि का मतलब ऊपर, अधः का मतलब नीचे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तिष्ठति इति क्रियापदे कहा मूल धातु। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तिष्ठति में पूछा गया ये क्रियापद है, तो इसमें मूल धातु बताइए। जैसे कि मान लीजिए पठति लिखा है तो पठति में मूल धातु पठ होती है, गच्छति में मूल धातु गम होती है, लिखति में मूल धातु लिख होती है। तो तिष्ठति में क्या होगी? अगर आप तिष्ठ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मूल धातु होती स्था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बालिका इति पदे कहा स्त्री प्रत्यय वर्तते। बालिका इस पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? स्त्री प्रत्यय। देखिए एक स्त्री प्रत्यय होता है टाप। कौन सा होता है? टाप, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे बालक का बालिका बना देगा, शिक्षक का शिक्षिका बना देगा, गायक का गायिका। तो ये जो बालिका शब्द है ये बालक से बना है, तो बालक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बालिका। तो याद रखिए अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कोई शब्द बनाया गया है, बालिका, गायिका और बाला, तो ये सभी जो हैं टाप प्रत्यय होंगे, ये एक स्त्री प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, यदा माने होता है दोस्तों जब कश्चित शिशु समाजस्य अन्य जनै सह वार्तालापम कृत्वा भाषा शिक्षति। कोई शिशु समाज के अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करके भाषा सीखता है। तदा वायगोत्स्की मते एतत् किम उच्यते। तो वायगोत्स्की ने इसे क्या कहा है? तो अब समाज के साथ सीख रहा है, तो वायगोत्स्की का नाम आप जानते हैं, ये किसके लिए फेमस है? सामाजिक के लिए। तो सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तरे चित्र पठनम छात्र से कस्य कौशल से विकासम करोति। प्राथमिक स्तर पर अगर कोई बच्चा चित्र का पठन कर रहा है, चित्र को देख रहा है, उससे कुछ सीख रहा है, तो ये किसके कौशल का विकास करेगा? केवल लेखनम, तो लेखन का तो विकास नहीं करेगा। अमूर्त चिंतन से अर्थ अनुमान से, यही सही जवाब है। अमूर्त चिंतन करेगा, जो सामने नहीं है उसके बारे में फिर चित्र के हिसाब से सोचेगा और अर्थ का अनुमान लगाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम मुख्यतः कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। जो भाषा का अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया होती है? देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। याद रखिए अगर भाषा अर्जन शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए? भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है, भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम एक सब प्रयासा प्रक्रिया है, मतलब प्रयास के साथ कोशिश करनी होती है, तब भाषा अर्जन। तो भाषा अधिगम, तो भाषा अर्जन अगर आ जाए तो स्वाभाविक और अनौपचारिक, और भाषा अधिगम में कैसी प्रक्रिया है? सब प्रयासा। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहां ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग इति कस्य साधनम अस्ति। अब स्कैफोल्डिंग किसका साधन है? पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया भी गया। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों मचान। मचान का मतलब होता है सहारा, कि भैया एक सहारा दिया जाए। और सहारा कैसा दिया जाए? स्थायी सहायता नहीं, अस्थायी सहायता। मतलब कि जैसे कोई बच्चा अटका, तुरंत हमने उसको बताया, अब वो अपने आप फिर आगे पढ़ेगा, तो ये अस्थायी सहायता का रूप होता है, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षायां त्रुटियां मूलतः किम सूचयन्ति। भाषा कक्षा में त्रुटि, इसका मतलब क्या होता है? तो त्रुटियों का मतलब क्या होता है? पहले दूसरा ऑप्शन देखिए, बुद्धि की मंदता, मतलब बुद्धि से मंद है बालक, ऐसा तो कतई नहीं होगा। शिक्षक की असफलता बताती है त्रुटि, ये भी नहीं होगा। भाषा विकृति, भाषा विकार, ये भी नहीं होगा। तो अधिगम रिक्तिकाम, अधिगम रिक्तिकाम का मतलब होता है लर्निंग गैप्स। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब थोड़ा अधिगम कहीं पर छूट रहा है, तो ये त्रुटि का मतलब होता है, और इसको शिक्षक देखेगा और फिर सुधार करेगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।